वो जो पहले कहते हैं ना कि रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, वो चीज़ें मानो खत्म ही हो चुकी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में इस मोटरसाइकिल को यानी कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 को घर लेकर जाओ। मतलब आप ऑल टुगेदर ये समझो कि एक छोटी सी चेंज की गई है जिसकी वजह से आपको कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है रिजल्ट पर। लिटरली ऐसा है कि जब आप 411 चलाओगे आपको बोलोगे कि यार इसको क्यों ही रैब करना, एंड जब आप इसको चलाओगे 440 को चलाओगे बोलोगे भाई इसको रैब करो, मजा आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि रॉयल एनफील्ड इक्वल्स टू कंफर्ट तो ये कुछ गलत नहीं होगा। एक आप रील देखते हो ना कि ऑरा प्लस 99999, जी हाँ, वो रॉयल एनफील्ड के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गोरिल्ला 450 का इंजन शेयर करके स्क्रैम 450 लॉन्च करने वाले हैं, पर इन्होंने मुझे कंप्लीटली गलत और एकदम सरप्राइज छोड़ दिया। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2025 की न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440। देखो, रॉयल एनफील्ड ने ना मुझे कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये ना स्क्रैम 450 लाने वाले हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गोरिल्ला 450 का इंजन शेयर करके स्क्रैम 450 लॉन्च करने वाले हैं, पर इन्होंने मुझे कंप्लीटली गलत और एकदम सरप्राइज छोड़ दिया कि इन्होंने स्क्रैम 440 ले आया। पर पता है ये एक अच्छी चीज़ है, वो कैसे मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, हर एक चीज़। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ इतनी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड हाँ, आई नो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उन्हें यही मोटरसाइकिल लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी एसेसरीज चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना मैं सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। अब देखो, ये बेसिकली ना दो वेरिएंट में आती है, ट्रेल और फोर्स। तो दोनों वेरिएंट के अलग अलग एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो इसका ट्रेल वेरिएंट है उसमें आपको स्पोकीज देखने को मिलते हैं, ट्यूब टायर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो इसका फोर्स वेरिएंट है उसमें आपको अलॉयल्स देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना एक्स शोरूम प्राइस है। तो जो ट्रेल वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,08,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वहीं जो इसका फोर्स वेरिएंट है, जो प्रीमियम वेरिएंट भी है, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,15,000 से वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस इन दोनों वेरिएंट्स की। अब अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस पे बात कर ही रहे हैं तो इसके डिजाइन पे बात करते हैं। देखो, हमेशा से ना ये मोटरसाइकिल मुझे पाथवे लगी है, मिडिल वे लगी है। लाइक अगर आपको गोरिल्ला 450 नहीं चाहिए, आपको हिमालयन भी नहीं चाहिए, देन यू कैन गो फॉर स्क्रैम 440। तो जो इसके डिजाइन है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। नाउ, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रैम 450 लाने वाले हैं गोरिल्ला 450 की इंजन शेयर करके, पर इन्होंने लाया 440। अब ऐसा क्यों? अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग इसके 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो गोरिल्ला 440 है वो इससे काफ़ी कॉस्टली है। तो अगर ये 450 सीसी का इंजन देते तो ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। एंड दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि 450 में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है अभी राइट नाउ। जी हाँ, विद इन रॉयल एनफील्ड ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर 450 का देखोगे तो आप हिमालयन 450 लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, गोरिल्ला 450 लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये भी एक जाके ना वहाँ पे एक क्राउड बन जाती। तो इट्स अ 440 एंड इट्स अ गुड थिंग ना। जो थर्ड थिंग है वो मुझे ये लग रही है, जो थर्ड रीज़न हो सकता है कि जो इसकी लो एंड टॉर्क, लो एंड पावर है ना, वो ज़्यादा बेहतर है रेदर दैन 450। जी हाँ, ट्रस्ट मी, जब आप इसको चलाओगे, स्क्रैम 440 को चलाओगे, तो जो इसकी लो पावर है, लो टॉर्क है, वो 450 से भी बेहतर है। तो मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि रॉयल एनफील्ड ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि 450 में ऑलरेडी 2 मोटरसाइकिल्स थी, तो उन्होंने इसे 440 में लाया। एंड एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मोटरसाइकिल है, डिफरेंट पैकेजिंग, डिफरेंट इंजन, तो आपको मज़ा भी आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप गोरिल्ला ही चला रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऑल अदर वाइब आपको देखने को मिलती है, ऑल अदर पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। ये कुछ रीजंस हैं जो मुझे लग रहा है कि स्क्रैम 440 उनका लाने का एक ये रीज़न भी होगा कि आपको कुछ अलग, एक अलग टेस्ट प्रोवाइड करना था उनको, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू इस डिज़ाइन, जैसा मैंने कहा, ये काफ़ी ही अच्छा, काफ़ी सटीक डिज़ाइन है। होता है ना, बहुत स्टेबल डिज़ाइन है कि अगर आपको हिमालयन नहीं चाहिए, गोरिल्ला 450 भी नहीं चाहिए, तो इट्स ए पाथवे, इट्स ए मिडिल वे, ठीक है। एंड ट्रस्ट में इसकी जो सीट हाइट्स वगैरह है, अगर आप इसको जब राइड करोगे आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हिमालयन टाइप्स की मोटरसाइकिल अच्छी लगती है, पर वो उसको राइड नहीं कर पाते उतनी कंफर्टेबली, पर वो इस पर ज़्यादा कंट्रोलिंग फील करेंगे। ये मैं आपको अभी आगे राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस, डिज़ाइन की बातचीत, वाई 440, इन चीज़ों पर बात हो गई। अब इस मोटरसाइकिल को ना अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक छोटी मोटी चीज़ पे बात करते हैं,
तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट की बात करूं तो आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है एंड वो रिफ्लेक्टर शेडिंग के साथ है, तो थ्रो काफी बेहतरीन होने वाली है इसकी। आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, एलईडी होना चाहिए था बट दैट्स ओके। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके ट्रेवल की बात करूं तो 190 mm का आपको ट्रेवल देखने को मिल जाता है। नाउ अगर मैं उससे नीचे इसके टायर्स पे आऊं तो अगर आपको यहाँ पे देख रहे हो आपको स्पोगल्स देखने को मिलता है, विच मीन्स ये ऑफ रोडिंग वाली है, ये इसकी ट्रेल वेरिएंट है। नाउ वहीं अगर मैं टायर के डायमेंशंस की बात करूं तो आपको यहाँ पर 19 इंच का MRF का टायर्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रोड एंड ऑफ रोड दोनों में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूँ, आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है एंड इस बार आपको एक स्विच भी देखने को मिलता है जिससे आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। चलो ये तो हो गई इस मोटरसाइकिल के फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं टिपिकली इंजन पे बात करूं तो आपको वही इंजन देखने को मिलता है जो पिछले स्क्रैम 411 में आती थी, विथ अ स्मॉल एडजस्टमेंट। जी हाँ, जो इसकी बोर है उसको 3 mm से इंक्रीज किया गया है, पर आप ये समझो कि एक छोटी सी चेंज की वजह से कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ आपको इसमें ऑल टुगेदर एक नया इंजन देखने को मिलता है जो है 443 cc का। एंड वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो ये ऑल टुगेदर 25.4 PS का पावर एंड 34 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इसके पिछले मोटरसाइकिल के पावर से कंपेयर करूं तो आपको 1 PS का ज्यादा पावर, 2 Nm का ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके गियर बॉक्स में भी चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलती थी, नाउ ये आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ देखने को मिल जाती है। मतलब आप ऑल टुगेदर ये समझो कि एक छोटी सी चेंज की गई है जिसकी वजह से आपको कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है रिजल्ट पर। नाउ आई नो आप लोगों को ये पूछना होगा कि अगर सिंस इतना ज़्यादा चेंजेस हो ही गए इंजन में तो परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस है। परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। जी हाँ, जब आप इसको राइड करोगे आप वो चीज़ फील करोगे। मैंने राइड की है, मैं आपको अभी वीडियो में आगे राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ कि जब आप इसको राइड करोगे तो आपको कैसा फील होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। नाउ इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पे बात करते हैं। देखो, मुझे रॉयल एनफील्ड के किसी भी मोटरसाइकिल से ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि वो कंफर्टेबल नहीं होती है। ये कंप्लेन तो मुझे ना कभी थी, ना मुझे लगता है इन फ्यूचर होने वाली है। अगर मैं ये कहूँ कि रॉयल एनफील्ड इक्वल्स टू कंफर्ट तो ये कुछ गलत नहीं होगा। एक आप रील देखते हो ना कि ऑरा प्लस 99999, जी हाँ, वो रॉयल एनफील्ड के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब भी आप एक रॉयल एनफील्ड को लेके चलोगे आपको सबसे ज़्यादा हिट टर्न्स मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। और क्या चाहिए सड़कों पे। बहुत लोग क्या होता है बाइक लेके एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रफ्तार से अपने मन के मालिक हो, धीरे चलो, स्पीड चलो, आपको हिट टर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और सिर्फ इस मोटरसाइकिल या किसी में नहीं, या फिर सिर्फ GT 650 में नहीं, ये DNA में है रॉयल एनफील्ड के। रॉयल एनफील्ड जब भी सड़कों पे चलती है लोग मुड़कर देखते ही हैं। ना टिपिकली अगर मैं इसके सीट पे बात करूं तो चलिए मैं सबसे पहले इसके सीट हाइट पे बात करता हूं। आपको 795 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। जी हाँ, बोथ फॉर शॉर्ट हाइटेड राइडर्स एंड जो लंबे उनके लिए भी। मतलब ये बहुत ही बीच का सीटिंग हाइट है कि अब किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। जो छोटे उनको तो होगी नहीं, एंड जो होता है ना हिमालयन नहीं चला पा रहे थे वो आराम से इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज टेस्टेड, जो भी मैं कह रहा हूँ ये वेल टेस्टेड चीज है। ठीक है, और लंबे लोगों को तो दिक्कत खैर होगी ही नहीं होगी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड सीट हाइट। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करूं तो आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, विच इज अगेन प्रीटी मच गुड। इंडियन सड़कों के हिसाब से 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है भाई। किसी भी ब्रेकर पे आपको लड़ती भिड़ती नहीं दिखेगी आपकी मोटरसाइकिल, आराम से इजिली स्लो डाउन करके निकाल दोगे किसी भी ब्रेकर से। इनफैक्ट बड़े ब्रेकर पर भी ये नहीं लड़ेगी। एंड इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि कंपनी ने इसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने के लिए भी बनाया है। सिर्फ सड़क मतलब सड़कों पे, हाईवे पे नहीं, आप इस पे ऑफ रोडिंग भी इजीली कर सकते हो, आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला। ये होगा इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात। ना अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 196 kg का इसका कर्व वेट है, विच इज प्रीटी गुड। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करूं, सीट हाइट पे बात करूं, वेट की बात करूं तो ऑल टुगेदर ये बहुत अच्छा पैकेज बन के आती है। मैं कहा ना, ये जो चीजें हैं यही तो कंफर्ट प्रोवाइड करती है। जब आप चलाओगे आपको लगेगा वाह क्या चीज चला रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीज़ें अक्सर रॉयल एनफील्ड के साथ ही मुझे होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट रॉयल एनफील्ड इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलती है। नाउ एक और चीज़ अगर मैं इसके सीट की बात करूं तो जो इसकी चेसी है उसको 10 mm से इंक्रीज किया गया है। जो आप टॉप टैंक लगाते थे ना, जब आप टूरिंग करते थे, टॉप बॉक्स लगाते थे, ठीक है, तो वो सब आराम से लगा सकते हो, कोई इशू कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। चलो ये तो होगा इसके सीट की बातचीत। अब सीट से थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके टैंक पे बात करते हैं। अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो जो कंपनी क्लेम करती है वो है 29.5 किलोमीटर पर लीटर। मैं इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया नहीं है, पर आई ट्रस्ट रॉयल एनफील्ड की वो ना 19-20 का ही फर्क होता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको माइलेज वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। तो ये होगा इसके माइलेज की बातचीत।
ना चलो सीट की बात हो गई, टैंक की बात हो गई, अब ना उससे भी ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पे, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। तो नौ इसके बटन्स पे बात करते हैं। आप बटन्स देख पा रहे हो कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी के हमें बटन्स देखने को मिलती है। एंड हाँ, यहाँ पर आपको AVS का बटन देखने को मिलता है, विच इज़ AVS ऑन ऑफ। आप इस मोटरसाइकिल का AVS ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी चीज़ों की मैं बात करूँ तो वायर मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, और अच्छा हो सकता था, बट इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। एंड हॉर्न्स इसके काफ़ी लाउड हैं, अगर मैं शोरूम में नहीं होता तो आपको सुनाता। एंड जो हैंडल है काफ़ी अपराइट है, वाइड है, विच इज़ प्रिटी गुड। चलो हमें बटन्स की, हैंडल्स की बात होगी तो उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। आपको नॉर्मल वही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जी हाँ, आपको जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है इसमें देखने को मिल जाएगी, चाहे वो गियर पोजीशन इंडिकेटर हुआ, स्पीड हुआ, टैकोमीटर हुआ, ऑडोमीटर हुआ, हर एक चीज़। एंड उतनी ज़्यादा भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को नहीं मिलती, पर हाँ इतनी सफिशिएंट मिलती है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गई इसके बटन्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नौ अगर मैं रेड साइड ऑफ दी मोटरसाइकिल की बात करूं तो सबसे पहले आप ये देखो कितनी खूबसूरत लगती है पीछे से। जी हाँ, वहीं अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, 120 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। लुक इज़ वेरी फाइन, वेरी गुड। वहीं अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो आपको पीछे LED टेल लैम्प देखने को मिलता है, हाइलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, जो लुक है, जो बैक प्रोफाइल है, बहुत बेहतरीन है। तो ये कोई कुछ इसके बैक की बातचीत। तो चलिए, मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आप लोगों को हर एक चीज बता दिया है, फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि फाइनली जब आप मोटरसाइकिल खरीदोगे तो उसको राइड ही करोगे ना, तो राइड रिव्यू की बात करनी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको पहले ये कह दूं कि जो राइड रिव्यू होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर राइडर का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ। तो अगर मैं इसके राइड रिव्यू पे बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो है इसकी रिफाइनमेंट। इट इज़ वेरी रिफाइंड। लिटरली मैंने स्क्रैम 411 भी चलाई है एंड स्क्रैम 440 भी चलाई है। आपको ना जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस। ठीक है, ये इंजन इतनी ज़्यादा रिफाइंड है यार कि आपको मज़ा आ जाता है एकदम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। आपको ना बहुत अच्छा पिकअप, बहुत अच्छी पावर देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। वहीं अगर मैं इसकी मिडिल रेंज की बात करूं, इट्स वेरी टॉर्की। मैंने आपको इस वीडियो में अभी पीछे भी कहा था कि जो इसका लो एंड टॉर्क है, लो एंड पावर है, वो काफी ज्यादा है। जी हाँ, तो जो इसकी मिड रेंज है ना वो काफी ज्यादा टॉर्की है। एंड अगर मैं इसके टॉप एंड की बात करूं तो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के टॉप एंड में कुछ होता नहीं है। लिटरली वहाँ आपको सिर्फ मज़ा आ रहा होता है। तो जो भी आपको इनिशियल पावर आपको देखने को मिलती है वो बहुत तगड़ी है, जो मिड रेंज है वो बहुत तगड़ा है। टॉप एंड में आप बस मज़े करो, इसको क्रूज करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो इसकी रिफाइनमेंट है, जो स्मूथनेस है, ऑल टुगेदर एक अलग एक्सपीरियंस आपको कराएगी। आपको ऐसा बिल्कुल, अगर आपने दोनों चला रखा है, अगर आपने स्क्रैम 411 चला रखा है एंड फिर आप इसको चलाओगे ना, आपको लगेगा भाई साहब ये लेना चाहिए था, कुछ साल रुक जाता मैं पर ये लेता। इतना मजा है, मतलब लिटरली ऐसा है कि जब आप 411 चलाओगे आपको बोलोगे कि यार इसको क्यों ही रैब करना। एंड जब आप इसको चलाओगे, 440 को चलाओगे, बोलोगे भाई इसको रैब करो, मजा आ रहा है। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हो जाता है दोनों मोटरसाइकिल में। सेम वेन, मतलब एक वेरिएंट पीछे आगे में इतना फर्क है मोटरसाइकिल सेम होने के बावजूद। एंड टू बी ऑनेस्ट, रिफाइनमेंट से मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने इसको रैब किया, इनफैक्ट रेड लाइन में भी आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं। वो जो पहले कहते हैं ना कि रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, वो चीजें मानो खत्म ही हो चुकी है। अब तो मैं जितने भी लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड चलाता जा रहा हूँ, वाइब्रेशन कम होते जा रहे हैं। आई थिंक एक दो वेरिएंट ऐसा आने वाला है, 1-2 साल में ऐसा होगा कि वाइब्रेशन और रॉयल एनफील्ड दे डोंट गो विद ईच अदर, ऐसा हाल होने वाला है। ठीक है, तो ये कोई इसके वाइब्रेशन की बातचीत। नो, सेकंड चीज जो मैं इस पे बात करना चाहूंगा वो है इसकी हीटिंग। क्या आपको इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलता है? नॉट रियली, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने लॉन्ग राइड मारा था तो हीटअप हो चुकी है इंजन। मैंने होता है ना ब्रेकर टू ब्रेकर में इसको टेस्ट किया नहीं है, पर अगर आप मेरी मानो तो आपको ऐसा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे। नहीं, वो चीज अब खत्म हो चुकी है, वो चीज अब होती नहीं है इसमें। तो ये हो गई इसके वाइब्रेशंस पे, हीटिंग इशू पे बातचीत। नाउ एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है इसका गियर बॉक्स। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। जो इसका गियर बॉक्स है मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एंड एक और चीज ये है कि पहले आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता था, अब आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। तो वो भी एक ड्रास्टिक चेंज ला के देता है कि एक एक्स्ट्रा गियर है तो आप और अच्छे से लंबे समय तक क्रूज कर सकते हो। थोड़ी स्पीड होता है ना, वो ब्रेक नहीं होगा, 5th तक जाओगे, 6th लगा के फिर और स्पीड ही पकड़ोगे। ठीक है। एंड हाँ, गियर बॉक्स में एक और 2 चीज पे मैं बात करूंगा, वो है इसके क्लच। आई थिंक अब इसमें इसको स्लीपर क्लच देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये क्लच भी उतनी बुरी नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। बट जो सबसे मजेदार चीज है वो ये है कि इसकी गियर बिल्कुल भी नहीं अटकती। जब मैं इसको क्रूज कर रहा था ना, राइड कर रहा था, मैं रिपीटली अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट कर रहा था, पर एक बार भी मेरी गियर अटकी नहीं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि गियर बॉक्स कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा अच्छी है। ठीक है,
इन्होंने गियर भी इंक्रीज किया, गियर इंप्रूव भी किया, दोनों चीज़ें एक बार में हुई है, ठीक है। तो ये होगा इसके गियर बॉक्स की बातचीत। ना एक और चीज़ जो आपके ना एक्सपीरियंस को थोड़ा डिफाइन करती है वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। हैंडल बार्स आर वाइड एंड अपराइट, आपको बहुत मजा आता है क्रूज करने समय, चलाने समय। सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, सिटिंग हाइट वेरी गुड। जब आप इसको चलाओगे ना, राइड करोगे, तो ये सब चीजें एड ऑन करके आपकी जो सीटिंग पोजीशन है, जो आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस है, उसको एनहेंस ही करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली यार कंफर्टेबल नहीं है, नहीं चलाने का मन कर रहा, थक गया, नहीं, ये सब चीजें होंगी नहीं, क्योंकि इट इज वेरी गुड। इन चीजों पर रॉयल एनफील्ड ने हमेशा से काम किया है एंड डे बाय डे वो बेहतर होते जा रहे हैं इस फील्ड्स में, ठीक है। तो इसकी सीटिंग पोजीशन की बातचीत। नाउ अब ना इसके सस्पेंशन पे बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो फ्रंट और बैक सस्पेंशन है, तो मुझे फ्रंट सस्पेंशन ज्यादा बेहतर लगा। ब्रेक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, बट फ्रंट सस्पेंशन इज गुड बिट स्टफ। उससे क्या होता है कि जब आप ब्रेकर्स में ऑफ रोडिंग करते हो, जो स्टिफ होती है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। होता है ना, आपकी बाइक ज्यादा अनबैलेंस नहीं होगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्टिफ सस्पेंशन। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि स्टिफ है, पर वही तो खास बात है, ऑफ रोडिंग करोगे स्टिफ सस्पेंशन तो चाहिए ही चाहिए। नाउ अगर सस्पेंशन की बात हो ही रही है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है मोटरसाइकिल की आफ्टर इट्स इंजन, वो है उसकी ब्रेक। उस पर बात करते हैं। ब्रेक्स आर प्रीटी गुड, जी हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड जो बाइट्स है ना, वो एग्रेसिव नहीं है उतनी ज़्यादा। हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए अच्छी ना लगे, पर मुझे वो अच्छी लगे, क्योंकि जब आप ऑफ रोड करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इससे ज़्यादा ऑफ रोड करने वाले हैं। हालांकि सिटीज़ में भी लोग चलाएंगे, पर ऑफ रोडिंग पर्पज से भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो जब वहाँ पे मिट्टियाँ होंगी, बालू होंगे, आप अलग अलग कंडीशंस में इसको राइड करोगे, तो अगर बहुत एग्रेसिव बाइट दे दूंगा मैं, फीडबैक बहुत तेज हो जाएगी, तो आप जैसे ब्रेक लोगे स्किड करने के चांसेस होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छी ब्रेक तो ये दे ही रहे हैं आपको, एग्रेसिव उतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आप पैरेलल ब्रेकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रेक इसमें एक्सपेक्ट कर लो, तो ऑफ रोडिंग में आपको ही दिक्कत होने वाली है। यू नेवर नो ना कि कैसी सिचुएशन होती है। एंड बहुत सारे ऑफ रोडिंग में आप समझ ही रहो, जहाँ पे पक्की सड़क नहीं होगी, कच्ची सड़क होगी, वहां उतनी हार्श ब्रेक अगर रहेगी तो दिक्कत होगी ही होगी। तो ये होगा इसके ब्रेक की बातचीत। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस इज इट्स स्टेबिलिटी। दिस मोटरसाइकिल इज वेरी मच स्टेबल। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। आपको ये चीज फील होगी जब आप इसको राइड करोगे तो, ठीक है। जब आप इसको सड़कों पे लेके उतरोगे, आपको बहुत ज्यादा स्टेबल फील होगी। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन बहुत स्टिफ है। भाई साहब, स्टेबिलिटी वहीं से तो आ रही है। जब आप पॉटहोल्स में जाओगे, ऑफ रोडिंग करोगे, जितनी स्टिफ होगी सस्पेंशन, उतना ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई ये बाइक जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गई इसकी राइड रिव्यू। जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे क्या क्या चीज़ें फील हुई ना। अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 की, वो है 19,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में इस मोटरसाइकिल को, यानी कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके EMI की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7,326 रुपये है। जी हाँ, यही है इसकी EMI। एंड मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा, ये चीज़ें फिक्स नहीं होती, ये बहुत हद तक आपके सिविल पे डिपेंड करती है। तो सबसे बेस्ट होता है कि शोरूम विजिट करो, इनसे बात करो, टेस्ट राइड लो, फाइनेंसिस टीम से इनके बात करो, आपको एक परफेक्ट डाउन पेमेंट, परफेक्ट EMI देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी कुछ रह जाए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है, हेलमेट जरूर पहनना है।